हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग 11th क्लास के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में एक टॉपिक है रिटेन्ड अर्निंग। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक जो है बेसिकली हमारा रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर फोकस रखेगा कि आखिर रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग अभी जानते हैं, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वीडियोस में कि प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ओनर्स फंड क्या होता है एंड बोरोड फंड क्या होता है। तो ओनर्स फंड के टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड ओनर्स फंड के टाइप्स में सबसे पहले शेयर के बारे में पढ़े और शेयर में भी हम लोग पढ़े इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट टाइप है शेयर के बाद रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के माध्यम से भी एक कंपनी, एक बिजनेस अपने बिजनेस में फंड अरेंज करता है फर्दर एक्सपेंशन के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो लोन का रीपेमेंट करना हो, चाहे न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना हो, चाहे न्यू फैक्ट्री सेटअप करना हो। किसी भी पर्पस के लिए आपको अगर फंड चाहिए तो कई तरीके हो सकते हैं। तो ओनर्स फंड में नेक्स्ट टाइप जो है वो है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग नाम है, रिटेन्ड अर्निंग दो वर्ड से बना है। रिटेन मतलब होता है रखना, प्रिजर्व कर लेना, टेक्निकल टर्म में भी बोलते हैं स्टोर कर लेना। अर्निंग मतलब जो प्रॉफिट हुआ, मतलब कि आपको पता है बेसिकली होता क्या है कि किसी भी बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है वो ओनर्स के बीच में बंटता है। और जब हम बात करें कंपनी के बारे में, इन रिस्पेक्ट विथ कंपनी अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो कंपनी के जो मालिक होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर, जैसा कि आपको पता है। तो शेयर होल्डर एक साल में जो भी मैनेजमेंट कमाया है उसके हिसाब से शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। एक साल में कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाई है, जैसे मान लीजिए 100 रुपया कंपनी कमाया, छोटा सा टर्म, 100 रुपया कंपनी कमाया और मालिक है टोटल 10, तो 100 रुपया कमाया और 10 मालिक है, तो 10 के बीच में 10-10 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझे? तो बेसिक सा फंडा क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट होता है कंपनी को वो शेयर होल्डर के बीच में बंटता है इन रिस्पेक्ट कि वो कितना शेयर खरीदे हैं। जितना ज्यादा शेयर खरीदेगा उतना ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा और जो कम शेयर खरीदा उसको कम बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिक सा फंडा होता क्या है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर के बीच में बढ़ जाता है। किस रूप में? डिविडेंड के रूप में। ठीक है, मगर आपको पता है कि अगर कोई बिजनेस, मान लीजिए एक छोटा सा, मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं और हम उस बिजनेस में जो भी कमा रहे हैं हम उसको खर्च कर देते हैं, तो कल को अगर बिजनेस को एक्सपेंड करने की बारी आएगी तो बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए पैसा की जरूरत पड़ेगा, तो लोन लेना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर हम लोन लेते हैं तो लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा और इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट भी घटेगा और एक एक्स्ट्रा लोड भी आ जाएगा, है कि नहीं? बट अगर हम जो प्रॉफिट कमाए हैं उसी पैसा को हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, हम अपने पैसे को खर्च नहीं किए होते और हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिए दोबारा से बिजनेस में, तो दो फायदा है। सबसे बड़ी बात तो बिजनेस एक्सपेंड करेगा और दूसरा किसी को ना इंटरेस्ट देने का झंझट है, ना किसी को लोन का रीपेमेंट करने का झंझट है, तो ये बेनिफिट होता है। तो उसी चीज को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट आया। रिटेन्ड अर्निंग मतलब होता है वो अर्निंग जो शेयर होल्डर के बीच में ना बांटकर कंपनी उसी पैसे को कंपनी के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में, ग्रोथ प्रोजेक्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में यूज कर लिया। क्योंकि अगर प्रॉफिट का पोर्शन यूज करते हैं हम अपने बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए, तो किसी को रीपेमेंट का करने का झंझट नहीं आएगा, इंटरेस्ट देने का झंझट नहीं आएगा, कोलेट्रल कुछ गिरवी रखने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ओनर का पैसा है, प्रॉफिट है, उसी को बिजनेस में लगा दिए। सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल भी हो जाता है ये, है ना? तो ये फायदा है और इसी चीज को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इसी टॉपिक के बारे में अभी आज चर्चा करना है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक सा जो अंडरस्टैंडिंग आपको दिए हैं वो काफी क्लियर होगा, और अगर ये क्लियर है तो पूरा टॉपिक भी क्लियर। फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। रिटेन्ड अर्निंग ओनर्स फंड और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी होता है। कॉन्सेप्ट तो समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है। रिटेन्ड प्रॉफिट आर ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट।
इसको हम लोग प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। प्लगिंग बैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग अपने प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट ना करके वापस अपने पास रख ले रहे हैं, मतलब प्लग बैक कर रहे हैं। ठीक है, प्लगिंग बैक, रिटेन्ड अर्निंग, इसको या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं और इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस भी बोलते हैं। मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर के बीच में बंटना चाहिए था, ना बांटकर अगर आप बिजनेस में लगा ले रहे हैं, तो इसके लिए अलग अलग टर्म यूज कर रहा है। सबसे पहला प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन। रिटेन्ड अर्निंग रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। इट प्रोवाइड्स द बेसिक्स ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। है ना, वो प्रॉफिट जिस पे आप टैक्स दे दिए, है ना, मगर उसको डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटे हैं, तो इसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, और ये पैसा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए लगता है। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिंपल सा फंडा है, आप भी अगर कल को बिजनेस करोगे और अपने प्रॉफिट के पोर्शन को बिजनेस में लगाओगे तो हर तरफ से फायदा। इंटरेस्ट देने का झंझट नहीं है, रीपेमेंट का झंझट नहीं है, कोलेटरल का प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट वगैरह, मतलब किसी से भीख मांगने का जरूरत नहीं है, सिंपल कह सकते हो। सिंस इट इज इंटरनली जनरेटेड, दिस मेथड ऑफ फाइनेंस इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग। और सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिजनेस अपना ही पैसे को खुद यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, ये ऑल बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। तो जब टू डिफरेंट पर्सन है तो जाहिर सी बात है सेपरेट एंटिटी है ये। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या होता है भाई? फीचर्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, क्यूशन ऑफ सिक्योरिटी। दिस द रिटेन्ड अर्निंग आर कंसिडर्ड एज क्यूशन ऑफ सिक्योरिटी because they provide support in time of adversity when a company find it difficult to arrange the finance from other source। देखिए, कई बार सिचुएशन ऐसा होता है, मार्केट का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। मार्केट का कंडीशन के हिसाब से फिलहाल अभी ऐसा सिचुएशन है कि आप फंड अरेंज नहीं कर सकते हैं। मार्केट का सेंटिमेंट गड़बड़ाया हुआ है, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है ना, बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आपको अगर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे का जरूरत पड़ेगा तो कहाँ से लाओगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका पैसा कुछ बचा हुआ है तो इसको यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कभी कभी मार्केट का सिचुएशन एडवर्स सिचुएशन में चला जाता है, मतलब इट फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट। इन दैट केस रिटेन्ड अर्निंग ही काम देता है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, कल को अगर मार्केट का कंडीशन खराब हुआ है तो आप इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट है। दूसरा आपको कह रहा है फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए आपको एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आप रिटेन्ड अर्निंग के माध्यम से पैसा ला सकते हो। क्यों? देखिए रीजन क्या है। अब जैसे हम मान लीजिए न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो न्यू प्रोजेक्ट पे है यानी कि रिस्क वहां पर ज्यादा है। कोई भी आप नया काम करते हो तो रिस्क वहां पर ज्यादा होता है, क्योंकि आप उस फील्ड के लिए नए हैं, आपके लिए सब कुछ वहां पर नया है, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। तो अब ये बताओ, हम अगर नए फील्ड में नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोन लेकर पैसा, तो पहली बात तो वो प्रोजेक्ट वो जो काम है वो एक रिस्की है, ऊपर से आप लोन लेके रखे हो तो लोन पे इंटरेस्ट देना ये भी एक तरीके का रिस्क है, तो रिस्क और बढ़ जाता है। अगर हम एश्योर्ड हैं कि जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं हमको प्रॉफिट होगा ही होगा, जितना भी पैसा ला रहे हैं उस पर 10,000 का इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट होगा 50,000, तब तो दिक्कत नहीं है, सब एश्योर्ड है तो चलो बहुत अच्छी बात है, 50 में से 10 दे देंगे, 40 बेनिफिट हो जाएगा। मगर न्यू प्रोजेक्ट और इनोवेटिव प्रोजेक्ट के केस में क्या होता है कि जब आप न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस ऑफ लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा रिस्की होता है। और अगर फाइनेंस
फंड लोन लेकर ला रहे हैं तो इंटरेस्ट देने का भी एक रिस्क है, तो रिस्क और इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये वजह है। तो देखिए क्या करा, द रिटेन्ड अर्निंग आर कॉमन सोर्स ऑफ फंड फॉर फाइनेंसिंग रिस्क एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। रिस्की और इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए रिटेन्ड अर्निंग बेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रीपेमेंट का झंझट नहीं है, ना इंटरेस्ट पेमेंट का प्रॉब्लम है। दिस फंड इज जनरली यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। और ये पैसा कहाँ यूज करते हैं? रिसर्च के लिए, एक्सपेंशन के लिए। अब जैसे मान लीजिए मेडिसिन कंपनी की बात करें, तो मेडिसिन कंपनीज जो हैं, जो वैक्सीन बना रही हैं, हर कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पूरा पैसा खर्च कर रहा है। कोरोना का वैक्सीन जितना जल्दी से जल्दी हो सके बन जाए। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो ये इन्वेस्ट कर रहा है वो बहुत रिस्की है। अगर कंपनी, एक कंपनी से पहले दूसरी कंपनी अगर बना लेती है तो जो पहला और जो बाकी कंपनी रिसर्च पे खर्च कर रहे थे वो हो सकता है बर्बाद हो जाए, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेसिक सा 2 पॉइंट अभी डिस्कस किए, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड फंड फॉर न्यू इनोवेटिव प्रोजेक्ट। थर्ड पॉइंट है हमारा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देखिए रिटेन्ड अर्निंग की बात करें ना, तो रिटेन्ड अर्निंग का खास बात क्या होता है कि आपको जितने समय के लिए पैसा चाहिए उतने समय के लिए आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, आप लोग मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी को 100 करोड़ का फायदा हुआ, ठीक है, 100 करोड़ का फायदा हुआ, हम आप लोगों के बीच में 100 करोड़ ना बांटकर 20 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 80 करोड़ रुपया अपने पास रख लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी को फर्दर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना था। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। अब कंपनी इस पैसे को 10 साल के लिए रखती है, 12 साल 15 साल के लिए रख रही है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो जाएगा। और 2-3 साल के लिए रख रही है और फिर उसके बाद आपको वापस कर देगी वो पैसा, है ना, डिविडेंड के तौर पे या फिर किसी भी फॉर्म में। तो आप देख रहे हो कि 2 साल के बाद भी वापस मिल सकता है, 10 साल के बाद भी वापस मिल सकता है। तो रिटेन्ड अर्निंग का खास बात क्या है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या फिर शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हो जाता है ना। कंपनी तुरंत वापस कर दी 5-6 महीने के बाद तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। कंपनी उस पैसे को आपसे, आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करिए 5 ईयर 3 ईयर लेटर ऑन, तो वो मीडियम टर्म हो जाएगा। 10 साल 15 साल अगर हो जाता है तो फिर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो रिटेन्ड अर्निंग का खास बात क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है फाइनल और मीडियम टर्म के लिए भी होता है। Retained earning profit is considered as an ownership fund. It serves the purpose of medium and long term finance, है ना। नेक्स्ट फीचर क्या है कि रिटेन्ड अर्निंग जो है ओनरशिप में भी कन्वर्ट हो जाता है ना। कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर। जैसे मान लीजिए आप लोगों को, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कंपनी को फायदा हुआ जितना भी, मान लीजिए हर शेयर होल्डर को, कंपनी को 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 100, तो हर शेयर होल्डर को कितना मिलना चाहिए? 1000 रुपया। बात समझ में आ रहा है? कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपया, शेयर होल्डर कितने हैं? शेयर होल्डर है 100, तो सब सारे शेयर होल्डर को कितना मिलना चाहिए? अगर सारे शेयर होल्डर एक शेयर खरीदे हैं तो हर शेयर पे उनको कितना मिलना चाहिए? 100 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है, सॉरी 1000 मिलना चाहिए। मगर कंपनी इस पैसे को रिटेन कर ली और कंपनी ने इस 1 लाख रुपए को, यानी कि 100 रुपया 1000 रुपया पर शेयर को रिटेन कर लिया और कंपनी बोनस शेयर दे दिया। बोनस शेयर कहने का मतलब जिनके पास 1 शेयर था उनको 1000 का एक और शेयर दे दिया गया, जिनके पास 2 शेयर था उनके पास 1000 का 2-2 शेयर दे दिया गया। इसको क्या बोलेंगे? बोनस शेयर। तो कंपनी क्या करती है? नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ा सकती है रिटेन अर्निंग करके। मतलब सिंपल सा बात, हम आपको, मेरी कंपनी का मैनेजमेंट है, हम मैनेजमेंट में हम डिसीजन ये लिए कि शेयर होल्डर को इस बार पैसा ना देकर, डिविडेंड ना देकर बोनस शेयर दे दे, है ना। जिनके पास 10 शेयर था उनको 5 शेयर देंगे, जिनके पास 2 शेयर था उनको 1 शेयर देंगे, आधा।
जिनके पास 8 शेयर है उनको 4 शेयर दिया जाएगा पैसे के बदले। तो रिटेन्ड अर्निंग का एक और खास बात क्या होता है कि आप चाहे तो इसको ओनरशिप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पैसा ना देके रिटेन कर लिया और उसके बदले आपको शेयर दे दिए, है ना। कभी कभी होता है ना, इसको इस तरीके का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो द सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल, है ना, इसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय इशू ऑफ बोनस शेयर। किस माध्यम से? तो बोनस शेयर दे दिए। अब बोनस शेयर का कुछ भी रेशियो हो सकता है। अब जैसे बोनस शेयर का रेशियो हम बोल रहे हैं 2:1 है। इसका क्या मतलब है कि जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 मिलेगा, जिसके पास 10 शेयर है उसको 5 मिलेगा, जिसके पास 500 शेयर है उसको 250 शेयर मिलेगा, और जिसके पास 800 शेयर है उसको 400 शेयर मिलेगा। 1:1 भी हो सकता है रेशियो, ये कंपनी खुद डिसाइड करती है। 1:1 में क्या होगा, जिसके पास 5 शेयर है उसको 5 बोनस शेयर मिलेगा, जिसके पास 6 शेयर है उसको 6 बोनस शेयर मिलेगा। तो इन इशू ऑफ बोनस शेयर देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश। और जब बोनस शेयर दिया जाता है तो कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, क्योंकि आपके पास 5 शेयर था, हम उसको उसमें 5 और ऐड कर दिए, तो इसमें कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। तो कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, इसलिए आउटफ्लो ऑफ कैश भी नहीं होता है। इन्वेस्टर टू आर बेनिफिटेड बाय द इशू ऑफ शेयर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन्वेस्टर्स को फायदा भी होता है, क्योंकि जिनके पास 5 शेयर था उनको अब 5 और मिल गया, टोटल 10 हो गया, तो ये बेनिफिट ही हो रहा है ना, ठीक है। तो खास बात क्या है, कन्वर्जन भी होता है, मतलब रिटेन्ड अर्निंग के केस में एक और फीचर क्या है, कन्वर्जन ऑफ इनटू ओनरशिप फंड। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। मोस्ट डिपेंडेबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कल को अगर मान लीजिए आपको लोन का जरूरत है और बैंक लोन नहीं दी, हो सकता है बैंक लोन नहीं दे आपको, तो ये एक पंगा हो सकता है। मगर आपके कंपनी में अगर आपके पास पैसा है, प्रॉफिट का पोर्शन बचा हुआ है, तो आपको किसी से राय लेने का और पूछने का जरूरत नहीं है, आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करने का भी जरूरत नहीं है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपना फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बस एक नोटिफिकेशन इशू किए कि इस बार डिविडेंड नहीं बटेगा, और पूरा पैसा हम लोग फर्दर एक्सपेंशन में यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स भी इसको बोला जाता है। एज इंटरनल सोर्स दिस इज मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक्सटर्नल के मुकाबले इंटरनल ये जो है ये ज़्यादा भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल में प्रॉब्लम क्या होता है ना, मान लीजिए बैंक लोन नहीं दिया, या फिर मार्केट का सेंटिमेंट खराब है तो इन्वेस्टर भी पैसा नहीं दे पा रहे, मार्केट में लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोन आपको नहीं मिल रहा, तो उस केस में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है सामने। द एक्सटर्नल सोर्स डिपेंड अपॉन प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड मार्केट कंडीशन। अच्छा, एक और बात क्या है, रिटेन्ड अर्निंग तभी कर सकते हो जब प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होगा तभी ये ऑप्शन आपके पास आता है, अदरवाइज नहीं। और लास्ट कह रहा है नो इंटरफेरेंस। नो इंटरफेरेंस मतलब किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होता है एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए बैंक से लोन लिए तो आपसे आपका बैलेंस शीट मांगेगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगा। मार्केट में नया शेयर इशू किए तो जिनको भी शेयर इशू कर रहे हैं, जो भी पैसा लोग दे रहे हैं आपको, वो आपके बिजनेस में कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, आपके बिजनेस को कंट्रोल करने की बात करेंगे। बट अगर हम बात करें रिटेन्ड अर्निंग में, तो रिटेन्ड अर्निंग में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं का पैसा रख लिया जाता है, उनको प्रॉफिट ना देकर उनको रख लिया जाता है उन प्रॉफिट्स को। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, जो शेयर होल्डर है वही है। तो किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और किसी भी तरीके का इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पर नहीं देखा जाता है, ये पॉइंट है। रिटेन्ड अर्निंग इन्वॉल्व नो रिस्क ऑफ डाइल्यूशन और कंट्रोल। बात समझे? तो ये आपका बेसिक सा फंडा है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा।